Do you think that Prime Minister Modi going to SCO was us stepping down, was us accepting Chinese suzerainty कि हाँ भाई No. तुम ही हो भगवान? No, in fact, that's a very wrong way of looking at it. That's what the opposition in India is saying कि अब चले गए हो तो फिर there's not much of difference between you and Pakistan now. You become like a client state of China. देखिए, ऑपोजिशन को फॉरेन पॉलिसी कुछ आती नहीं है, ठीक है. अगर उनको आती होती तो पहली बात वो अपने एडवेंचर्स जो उनके टाइम पे हुए ना 1962 के, जिसकी वजह से चाइना ने एज लिया, वो समझाएं. सो दे डोंट हैव आंसर्स फॉर दैट. बट ऑब्वियसली my only problem with the opposition in India is rather than being a constructive voice, they are more of destructive voice. आप ग्लोबली ऑपोजिशंस को देखिए, दे ऑलवेज आर अ कंस्ट्रक्टिव वॉइस. बट यहाँ पर एक स्पेशल फीचर है कि नहीं, हम देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे. उसमें हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज हम जीत तो सकते नहीं. सो इफ यू कांट विन देन यू कंफ्यूज. दैट्स द स्ट्रैटेजी ऑन विच दे वर्क. SCO में जाना क्यों इंपॉर्टेंट था? वो इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज अ मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड टू दी अमेरिकन्स. अमेरिका को बार बार ये लग रहा था कि हम इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को पंचर कर सकते हैं. क्या हम इतनी जल्दी पिवट करना जरूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका ने इतनी जल्दी अपना पूरा का पूरा रवैया इंडिया को लेके बदला, वो अमेरिका जो आज से 4 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के अश्योरेंस दे रहा है इंडिया को कि नो वी विल हैव अ गुड ट्रेड डील इन द फ्यूचर, और जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है तो आप उस केस में हमारे को टैरिफ. अमेरिका उनकी फितरत है टू पिवट लाइक दिस. इंडिया बिकॉज वी वर कंसिडर्ड लाइक एन एलिफेंट कि हम मोड़ भी जाते हैं तो धीरे धीरे करते हैं. So that's we don't what, immediately you know, do. But that's we what- have now taken this knee jerk reaction, if you want to call it, negatively, or else proactively we have said कि हम भी तुम्हारी तरह करेंगे. देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव अब ये आ चुका है कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट एवरीथिंग इन दी आइडियोलॉजिकल लेंसिंग, कि हर चीज़ को एक आइडियोलॉजिकल प्रिज्म से देखो, फिर उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रिज्म से देखो. आज की डेट में इंडिया ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि एक जियोपॉलिटिकली बड़ा वल्नरेबल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है. यहाँ पर आपको इंस्टेंट रिएक्शन देना है आप. और देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया इज़ टुडे अ लीडिंग पावर. एक लीडिंग पावर की इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में भी जब हम बात करते हैं, खूबी क्या होती है कि इट रिएक्ट्स टू इवेंट्स. इट विल ऑलवेज गिव अ रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन देने से इट विल बी इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड दैट वी मैटर. हम अपनी प्रेजेंस को दिखा पा रहे हैं वहाँ पे. आज अगर रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो लोग कहते हैं कि भाई उस लड़ाई में हमें क्या लेना देना है. बिकॉज आज अगर हमारा पोजीशन वहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो हम कल को अपने ग्रेट पावर एस्पिरेशन को कैसे फुलफिल करेंगे. अच्छा, दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग टू द वर्ल्ड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जेलेंस्की से भी बात करते हैं, पुतिन से भी बात करते हैं, एंड टुडे प्रॉबली इंडिया इज इन दैट यूनिक पोजिशन कि दोनों लीडर्स इंडिया से बात करने को तैयार हैं. इनफैक्ट देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स हु से कि अगर कोई समिट होना भी है जेलेंस्की और पुतिन के बीच तो वो समिट न्यू दिल्ली में हो सकता है बनिस्बत की वॉशिंगटन DC में हो. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? 100%. और अगर इनफैक्ट पुतिन चाहें तो वो अगर न्यू दिल्ली में हो गया तो दैट विल बी द बिगेस्ट स्लैप ऑन दी अमेरिकन्स, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि न्यू दिल्ली का कोई इस प्रकार का रोल हो. सो इट्स एन आइडियलिस्टिक सोल्यूशन. Idealistic solution, यूरोप yes. कभी मानने को तैयार यूरोप नहीं भी होगा. कभी नहीं मानेगा, बिकॉज सी दीज पीपल, द वेस्टर्न कंट्रीज, दे लिव इन देयर ओन सेंस ऑफ एरोगेंस. इनको इस चीज़ को रिकनसाइल नहीं कर पा रहे कि ये हमसे इंडिया जो है आज की डेट में ज़्यादा बड़ा दिन पर दिन कैसे होता जा रहा है, पावरफुल ज़्यादा कैसे होता जा रहा है, एक विजन बेस्ड इकोनॉमी कैसे होता जा रहा है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता जा रहा है. क्योंकि दे हैव ऑलवेज लुक्ड अस एज अ वेरी डोसाइल कंट्री, कि हमारे को वहाँ से फैक्ट्स आ गया, पेपर आ गए, रिसर्च आ गई कि ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो हम वही पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं. तो ये जो इंस्टेंट रिएक्शन हमारी फॉरेन पॉलिसी दे रही है, ये चीज़ इनको नहीं पसंद आ रही. एंड ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द ऑपोजिशन दे हैव टू सपोर्ट देयर नैरेटिव. बट आई एम ऑल्सो नोटिसिंग कि यहाँ पर भी इट्स नॉट जस्ट द ऑपोजिशन. बहुत सारे मीडिया के भी लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं, who have covered it in the sense कि हम लोग, India has always kept a certain path. ज़्यादा डिविएशन नहीं होता, अगर होता भी है तो फिर एक मोमेंटस ओकेजन होता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1-2-3 डील किया या फिर इंदिरा गांधी ने जो किया, तो एक जो पिवट होता है वो 20 साल तक चलता है वो पिवट. ये रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस नहीं होता हमारे यहाँ. अब वो भी अब थोड़ा सा घबराए हुए हैं या फिर बौखलाए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हम बार बार चेंज क्यों कर रहे हैं. नहीं, उनका जो वो घबराना है वो बिल्कुल लॉजिकल है, बिकॉज ही उन्होंने वर्ल्ड को कोल्ड वॉर के नज़रिए से देखा है. जब वर्ल्ड बाइपोलर था,
या बाइपोलर वर्ल्ड के बाद जब अमेरिका एक यूनिपोलर पावर बना तो उस समय यूनिपोलैरिटी के वर्ल्ड से उन्होंने देखा है। ये जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स आज हो रहा है, ये वर्ल्ड को ना उन्होंने कभी देखा है, ना इस वर्ल्ड के डायनेमिक्स वो समझ पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में जो इस प्रकार के सोल्यूशंस आ रहे हैं हमारी तरफ से, उसको रोज के रोज अब्जॉर्ब करना उनके लिए टफ है। जैसे कि सिंपल पॉइंट है, आप अगर आज किसी से भी पूछते हो कि डिड इंडिया लूज इन बांग्लादेश, दे आर आउटराइट कि हाँ वी लॉस्ट द गेम। बट द फैक्ट इज कि हाउ डिड वी लूज? वी लॉस्ट इन द सेंस कि हम वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट को नहीं समझ पाए, दैट्स अ मिस्टेक। बट ये कहना कि आज बीएनपी जो है हम उसके साथ बात नहीं कर रहे, या आज अवामी लीग के लिए हम कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट नहीं कर रहे, ये कहना तो गलत होगा। ये वही लोग हैं जो आज से चंद महीने पहले जब मुइज़ू एक इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था तो ये वही शोर मचा रहे थे कि देखो इंडिया ने तो मालदीव्स भी हमारे को आंख दिखा रहा है। बट आज इनके पास आंसर नहीं है कि मालदीव्स और इंडिया के बीच में रिलेशन कैसे इंप्रूव हो गया। So see, it's again about understanding that the world is witnessing too much of geopolitical and strategic flux. games that Yes. have to be played. And you have to respond very quickly. यहाँ पर फिर वही बात है कि आप बैठकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखिए कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट किससे फुलफिल हो रहा है। आज अगर एससीओ में जाकर चाइना से मिलकर एक मैसेजिंग अमेरिका को जा रही है कि आपके पास कोई हैसियत नहीं हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को पंचर करने की, आप नहीं बताएंगे हमें कि किसके साथ एंगेज करना है और किसके साथ नहीं एंगेज करना, तो आई थिंक द मैसेज वाज डीपली डिलीवर्ड टू द अमेरिकन्स। अब जब ये चाइना के साथ ये जो नूवो थॉ जो हो रहा है, तो इस पे क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच आर कमिंग अप एंड नंबर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि अरे वाह, अभी तो तुम सब ऐप्स बैन कर रहे थे, अभी तो तुम कांग्रेस को अटैक कर रहे थे कि हाँ चाइना के साथ, और जाके चाइना की गोद में आप बैठ गए हैं। मीडिया वालों को भी क्रिटिसिज्म होती है कि आप अब मोदी के विजिट को एक मास्टर स्ट्रोक कहने लग गए हैं। पहले तो आप कहते थे कि राहुल गांधी हैड अ सीक्रेट डील विद चाइना। सो व्हाट इज दिस constant change and why is it okay now to be friends with China? फिर वही बात है कि when we are becoming friends with China, there is a difference in becoming friend with China and accepting that China is a superpower. हमने कभी भी जाकर ये बात नहीं बोली, पहली बात, कि चाइना आपकी जो पूरी की पूरी गेम है साउथ एशिया में या वर्ल्ड में, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने अपने रेड लाइन्स सबसे पहले चाइना को जाकर क्लियर बोले। हमने कहा कि देखिए आपका एक प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है कि आप डिलिबरेटली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो, आप पाकिस्तान का यूज़ करते हो ताकि इंडिया को रीजनली बॉक डाउन रख पाओ। अगर आपका ये गेम है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, आप इस गेम को खेलते रहिए, पाकिस्तान को हम अपने तरीके से टैकल करेंगे। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में टैकल किया उससे सिर्फ चाइना रैटल नहीं हुआ, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंटली अमेरिका रैटल हुआ। ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो 4 दिन पहले बोल रहा था कि मेरे को इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं, ओवरनाइट जो रियलिटी है वो ये हुई कि सो कॉल्ड उसके बाद 60 बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर कराया। उसका रीज़न अगर इंडिया आज की डेट में एक्सप्लेन कर दे तो अमेरिका का कंप्लीट क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो जाएगा। क्योंकि जो नूर खान एयरबेस पे हम लोगों ने ब्रह्मोस मार के वहाँ पे जो मिसाइल्स डिस्ट्रॉय करे, देवर अमेरिकन न्यूक्स। पाकिस्तान हैज़ नो न्यूक्लियर वेपन ऑफ इट्स ओन। जितना न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके पास वो अमेरिका का है। इट्स पार्ट ऑफ अ डील कि आप हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल को वहाँ पे रखिए, उसके ऊपर हम जितनी रिसर्च करनी है हम करेंगे, और हम उस रिसर्च के तहत वेपन इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, और साथ में वो वेपन्स वहाँ पर पड़े रहने से चाइना के ऊपर भी एक नज़र पड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से अमेरिका को हमने न्यूक्स डिस्ट्रॉय किए हैं? नहीं, हमने न्यूक्स डिस्ट्रॉय नहीं किए, हमने न्यूक्स के दरवाजे को डिस्ट्रॉय किया जहाँ पर अंदर कमरे में न्यूक्स पड़े थे, जिसकी वजह से अमेरिका को ये एक मैसेज मिल गया और पाकिस्तान को सबसे इंपॉर्टेंटली मैसेज मिल गया कि आज अगर ये दरवाजे तक पहुंचेंगे, कल ही अंदर जाएंगे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट टुडे इजराइल एंड इंडिया हैव दैट लेवल ऑफ एंगेजमेंट दैट इफ नीड बी वी कैन डू टू पाकिस्तान व्हाट इजराइल हैज डन टू ईरान। जो उन्होंने उनके कोवर्ट ऑपरेशन से पूरा न्यूक्लियर आर्किटेक्चर स्टक्सनेट बॉम्ब बनाकर क्रिपल करके आज तक खत्म किया है, इट्स नॉट अ टफ टास्क टू डू द सेम इन पाकिस्तान टुडे। एंड Pakistan will not get affected. It's the Americans who will get affected. That's why they are after us. So this is the larger game here. Didn't they know that? जब पहले दिन जब हमने अटैक किया कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स वल्नरेबल है, they didn't think that? They always thought, but they always knew कि इंडिया हमेशा उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा। They always knew कि कभी भी इंडिया इस चीज़ को ब्रीच नहीं करेगा। Not that कि हमें ये पहली बार पता चला। We have been knowing that right from 1974 onwards. Because 1975 से जब से खान रिसर्च लेबोरेटरी काबूता में बनी थी, हमें तब से पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किसके न्यूक्लियर आर्सेनल आ रहे हैं और कौन ला। और हमने पाकिस्तान को बताया भी कि हमें पता है। हाँ ठीक है, उसको बताना ज़रूरी भी है, और वो इसलिए भी ज़रूरी है फॉर दैट मैटर क्योंकि कल को अगर उसके न्यूक्लियर आर्सेनल वहाँ पे रेडिएशन लीक करते हैं तो आज पाकिस्तान को सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के 2 दिन बाद तक जो है इजिप्ट से बोरॉन क्यों आता रहा। उसको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट क्यों आए वहाँ पर रेडिएशन लीक को स्टडी करने के लिए। 3 अर्थक्वेक्स क्यों रिकॉर्ड हुए वहाँ पर।
पाकिस्तान आज की डेट में इनके बारे में चर्चा नहीं करता, ना ट्रम्प बताएगा आपको। And what about all the nuclear regulatory authorities around the world? वो क्यों, why are they mum? Why will they speak anything? For that matter, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो ये पूरा न्यूक्लियर गेम हुआ, जिसके ऊपर एक पूरी किताब इस विषय पे लिखी जा सकती है, इस प्रोसेस में अमेरिका ऑलवेज यूज्ड वेरी इंपॉर्टेंटली फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड टुगेदर, और यूरोप के दो सबसे बड़े प्लेयर पूरी देखरेख में, वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की देखरेख में ये सब हुआ। आज ग्लोबल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन आर्किटेक्चर इज अ फ्रॉड, इट हैज़ नो लोकस स्टैंडी टुडे टू ऑपरेट। Explain. इन द सेंस कि आज वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करके पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर पार्ट सप्लाई करे, और जब आप कहते हो कि हमारे पास आईएईए में इतने सारे एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं और सेफगार्ड्स हैं, वो सारे तब कहाँ गए थे? जब चाइना पाकिस्तान को प्रोलिफरेट कर रहा था, वो तब कहाँ गए थे? जब पाकिस्तान गद्दाफी को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, साउथ अफ्रीका को, हर जगह को प्रोलिफरेट कर रहा था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बड़बोले हैं, तो व्हाई इज ही नॉट एक्सेप्टिंग कि उनकी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, नहीं तो बोल ही देते हैं, तो ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ही विल नॉट से दैट। वो इसलिए नहीं बार बार इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज एक्सेप्ट करने से पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का डिबेट खुलेगा, एंड अमेरिका विल बी हैविंग नो लोकस स्टैंडी एट दैट टाइम टू एक्सप्लेन उसका क्या पोजीशन है। दैट इट इज स्टोरिंग, इट इज नॉट जस्ट स्टोरिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को स्प्रेड करने का काम अगर किसी कंट्री ने किया है फेक तरीके से, झूठी तरीके से, चोरी करने के तरीके से, तो वो अमेरिका ने किया है। So now tell me, how did that work? That the nuclear weapons are lying, American weapons, nuclear assets are lying in Pakistan, and Pakistan uses Chinese jets to protect those nuclear assets. तो फिर explain. There is a tacit understanding. इस चीज़ को समझने के लिए you have to go back to the time of Obama administration. ओबामा ने चाइना के साथ मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट मैन्युफैक्चर करने की बात की थी, and he came out with a concept called G2. दैट G2 वॉज कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पूरे स्फेयर में पावर को अमेरिका असर्ट कर लेती है, यूरोप से लेके अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में पावर आप असर्ट करो। दिस वॉज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमेरिका एंड चाइना कि हम अपने स्पेयर्स बांट लेते हैं, यू बी अ सुपर पावर देयर एंड आई बी अ सुपर पावर हियर, लाइक व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कि रशिया अपने में एक था और हम अपने में एक थे। दिस प्रपोजल वॉज बीइंग डिस्कस्ड वेरी डीपली बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, एंड उसके बाद से एक बैक एंड लेवल पर अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में है कि जब तक ये मटीरियलाइज एक वर्ल्ड के सामने नहीं आता, बिकॉज सी देखिए ये दो सुपर पावर्स हैं, अमेरिका और चाइना आज की डेट में, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई इमिनेंट है, पर वो क्या लड़ाई होगी या नहीं होगी, दैट्स वेयर यू नो देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। लड़ाई इन द सेंस बूट्स ऑन द ग्राउंड काइंड ऑफ लड़ाई, ग्राउंड in some third territory, in some third territory, which could be probably, you know, Taiwan as a flashpoint. It could be, let's say, South China Sea as a flashpoint. It could be South Asia and Indian Ocean as a flashpoint. We don't know. But somewhere or the other it will happen. But the question is, will that happen or not? उसको रोकने के लिए ये tacit understanding है. So this region, we should be concerned about this region as of now. Is this now a playground for the deep state of both these countries? Or both these countries. Both these countries with obviously a deep state in play of America in a much bigger way. Lesser of China as of now. Even in our politics? Even in our politics, China has a very limited role to play now. They did have a influential role at one point of time with the communist governments in power. But now it's not there. तो जब स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं वगैरह, यू डोंट थिंक कि ये ऑर्गेनिक स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो या फिर इंडिया में हो, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, चाइना का जो गेम इंडिया में है दैट इज लेस ऑफ एट दैट लेवल. आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका नाउ ऑब्वियसली. या इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, अमेरिका हैज अ डीप रोल टू प्ले इन ऑल दीस स्ट्रीट प्रोटेस्ट. नॉट जस्ट स्ट्रीट प्रोटेस्ट. सी, it depends upon country to country. A small country like Nepal, small country like Bangladesh, you can have street protests there. In a bigger country like India, जहाँ पर आप regime change नहीं कर सकते, so let's degrade the regime. So regime degradation is at work here, rather than regime change. जो निकोबार के ऊपर जो ये अब बात चल रही है, आप सारे flash points, आप flash points देखो. I'll explain one by one. It started as a deep narrative right from the beginning. सबसे पहले start हुआ था वो award वापसी campaign. उसके बाद आया था इंटॉलरेंस कैंपेन, उसके बाद आया था दलित का कैंपेन कि वो अखलाक मर गया, अखलाक मर गया, अखलाक मर गया. उसके बाद इन्होंने पूरा शुरू करा था 2019 में फिर वही बात कि भाई अब हम राफेल जो है, खास करके जो फ्रेंच सप्लायर्स हैं उनको टारगेट करते हैं, मोदी चोर है, फलाना ढिकाना एंड ऑल दैट कैंपेन केम. बाय द वे दैट कैंपेन हैड अ वेरी डीप रिलेशनशिप विद आवर कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, जिसको सैबोटाज करना था, जिसके लिए ये पूरा गेम रचा गया, विच पीपल डू नॉट नो.
Third, after that came the संविधान वाला campaign. So this entire thing has been done in a right from the beginning. अगर आप इस क्रोनोलॉजी को ट्रेस करो, जिसमें इन्होंने 2 प्रैक्टिकल फ्लैश पॉइंट्स करे. फर्स्ट वॉज द CAA प्रोटेस्ट, विच वॉज देन रेप्लिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ फार्म प्रोटेस्ट. आज इनका टूल किट क्लियर है. हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे सबवर्जन करना है, हमारे पास कैंपेन तैयार है. हमें स्ट्रीट प्रोटेस्ट करने हैं, हमारे पास CAA फार्म प्रोटेस्ट टेम्पलेट तैयार है. लोगों को गुमराह करके मोबिलाइज करना है, हमारे पास संविधान का कैंपेन तैयार है. इन सारों को फ्यूज कर दो तो हम डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस के लिए कैंपेन तैयार रखते हैं. बट जब तक वो नहीं हो रहा तब तक छोटे छोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स निकालते रहो. चाहे वो SIR का मामला हो बिहार में, चाहे वो अब ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर हो, वो खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नया ढूंढ लेंगे. तो समवेयर और दी अदर, बिकॉज देखिए इसमें इंटेलेक्चुअल वैक्यूम नहीं होना चाहिए. देयर कैन नॉट बी अ ब्रेक. पीपल हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉश्ड. दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉश्ड, बिकॉज अगर गैप आ गया तो प्रॉब्लम है. तो आप कोई ना कोई कैंपेन लाओ. तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि ये जो सडनली पोर्ट्स के ऊपर बात चली है, तो पोर्ट्स मतलब अडानी का नाम लगा दो तो फिर इट बिकम्स अ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू आल्सो. और फिर वो पोर्ट्स को लेकर नाउ पोर्ट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू सिंगापुर, विद रिगार्ड टू मलाक्का स्ट्रेट्स, विद ऑल दिस. सो एक्सप्लेन टू मी सडनली निकोबार कहाँ से उठ गया? निकोबार में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और निकोबार में जिस प्रकार की डेवलपमेंट चल रही थी उसको अपोज इसलिए भी करना था क्योंकि देखिए निकोबार एंड केरला, निकोबार एंड केरला. सो अगर हम निकोबार खास करके देखें, विच इज एज ऑफ नाउ द फ्लैश पॉइंट. निकोबार में देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव समझना है. निकोबार को आप तब समझोगे जब आप चाइना ने जमीन हड़पी कैंपेन समझोगे. वो एक नैरेटिव चला था कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं कुछ, चाइना ने जमीन हड़प ली. टिल टुडे नोबडी हैज़ बीन एबल टू प्रोवाइड एविडेंस. सब जो हैं बस आकर बातें करते हैं. कुछ भी आकर आप पॉडकास्ट में आओ, कहीं पे भी आओ, जाके बोल दो कि चाइना ने जमीन हड़पी है, गुमराह करो लोगों को. क्यों करिए? क्योंकि इससे इनको चाहिए काउंटर रिस्पॉन्स क्या है. इंडिया जब काउंटर रिस्पॉन्स एक्सप्लेन नहीं करती इनको इरिटेशन होता है. आज अगर ये सेम पूरा मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं अंडमान प्रोजेक्ट पे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने वहाँ पर थिएटर कमांड मैरीटाइम लेवल का पहला बनाना है. हमारा मैरीटाइम थिएटर कमांड बनना ही वहाँ से है. इनको ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई उस मैरीटाइम थिएटर कमांड में क्या क्या चीज़ें होंगी, इंडिया वो काउंटर स्टेप्स एक्सप्लेन करे. ये सारे काउंटर स्टेप्स चाइना प्रोवोक करती है. सी दिस इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका गेम टुडे इज. अमेरिका आके आउटराइट स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेगी, ये सब करेगी, फालतू के कैंपेन्स चलवाएगी, इंटेलेक्चुअल सबवर्जन से लेके ये सब करेगी. चाइना प्लेज अ वेरी सटल गेम. चाइना एक फोरसाइट का कैंपेन चलाती है. वो आपका सबवर्जन करेगी आपकी काउंटर मूव्स को और काउंटर स्ट्रेटेजीज को चुन के. फॉर एग्जाम्पल जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यहाँ पर बैठा हुआ पूरा एक मीडिया वर्ग था जो सिर्फ इस बात को लेकर रो रहा था कि हमने जाकर वहाँ पे पाकिस्तानियों को मार दिया, उनके पाकिस्तानी सिविलियंस को मार दिया. जब टेररिस्ट अटैक होता है हमारे सिविलियन मरते हैं तब तो तुम्हें इतना दर्द नहीं होता. पाकिस्तानी सिविलियन मर के तुम्हारे रिश्तेदार थे वो, दैट तुम यहाँ पर खड़े होकर यूट्यूब पे उनके बारे में उनके फेवरेबल नैरेटिव चला रहे हो. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये काउंटर मूव्स जाने, कि हम उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं. इंडिया ने ये लेसन लर्न कर लिया कि हमें काउंटर मूव नहीं बताना. काउंटर मूव बताते ही आप अपने एनिमी को अपना प्लान डिस्क्लोज कर रहे हो एक लाइन बोलते ही. करेक्ट. और ये चीज़ जब से नहीं हो रही है, दे गेट मोर इरिटेटेड. चाइना का दूसरा लेवल ऑफ सबवर्जन होता है हमारी मूवीज़ में. वो आज की डेट में हमारे फिल्म इंडस्ट्री को इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ पर कुछ मूवीज़ को मैन्युफैक्चर करके नैरेटिव क्रिएट करती है जिससे कि सबवर्जन वहाँ पर भी चले. सो चाइना इज जैसे वो हॉलीवुड में करते हैं, सो दे हैव बीन डूइंग द सेम थिंग हियर आल्सो इन इंडिया एज वेल. सो क्वेश्चन हियर इज कि चाइना का ये जो गेम है इट्स वेरी डिफरेंट. चाइनाज गेम इज कि इंडिया की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज मुझे पता चले. अमेरिका का गेम है कि ये जो अभी कर रहे हैं उसमें मैं कहीं ना कहीं हर्डल डालूं. नहीं, पर इंडियन ओशन रीजन में you know to a large extent there was this that हम लोग peace keeping करेंगे, India will do the peace keeping. That obviously got China very agitated because like they have South China Sea and they have उनका बोलबाला है वहाँ पे. Indian Ocean में भी they want to get into this, वो anti piracy वगैरह. They don't want कि India should take charge. America to a large extent wanted India to step up and do this. Now what has happened out here? नहीं, see there's a difference. पीस कीपिंग करेंगे हम पिछले 25 साल 30-40 साल से बोल रहे हैं. हाँ. इंडिया ने पिछले 15 सालों से जो चीज़ बदली है उसने कहा है कि अब हम पीस कीपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे. नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्राइसिस होता है, वो चाहे एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो, वो चाहे कोई पायरेसी का इशू हो, वील बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. चाइना को प्रॉब्लम ये है कि भाई वाई आर यू द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. अमेरिका ऑलवेज चाहता था कि नहीं तुम बनो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बिकॉज तुम्हारा बैकयार्ड है भाई, मैं अटलांटिक से उठ के नहीं आ सकता, तुम बनो. हमने करना भी शुरू करा. दिस इज वेयर कॉम्पिटिशन विद चाइना बिगैन. चाइना ने कहा कि नहीं भाई मैं अपना नेवल बेस बना रहा हूँ,
मैं बनूंगा ना फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो चाइना ने गेम क्या खेला कि रादर देन सेंट कमिंग, मार्टिन्स लेके। हाँ, तो चाइना ने क्या करा, रादर देन कमिंग अप एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दे वेंट ऑन टू बिकम अ प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर का मतलब ये है कि नहीं, आप ऐसे कंट्री में जाओ अफ्रीका के, वहाँ जाके उसको बोलो मैं बेस बनाऊंगा, आपकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करूंगा, आपके रिसोर्सेज को भी सेफ गार्ड करूंगा, और इसके तहत आपका मैं प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर हूँ। तो आज इंडियन ओशन में क्लैश है इंडिया की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का और चाइना के प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर का। And where do you see that going now? It will continue like this because this will not end in that easy way. And also the ASEAN countries will lean towards China, no? It's very difficult डर to के say. मारे also, डर क्योंकि के मारे सबके नहीं। सबके disputes चल रहे हैं चाइना के साथ. नहीं, उनके And it's disputes such a हैं। giant in the region. Yes, it is an economic giant in the region. But हाँ. see, we have to understand one thing. Every country has their own vulnerability. हमारी जैसे fault lines हैं, अगर आज की डेट में अमेरिका उसको एक्सप्लॉइट करता है, चाइना करता है, तो ऐसा नहीं है कि चाइना या अमेरिका की fault lines नहीं है। The question is कि do we have the capability, if not individually, then aligning with somebody who can exploit those fault lines. So that's where the game lies. चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चाइना आज की डेट में कभी भी नहीं चाहेगा, पहली बात तो, कि उसकी पेरिफेरी डिस्टेबलाइज हो। उसको हमेशा से साइकी में ये लगता है कि मेरी पेरिफेरी डिस्टेबलाइज हुई, उसका मतलब ये है कि कोई वेस्टर्न पावर पेरिफेरी में आके मुझे देख रहा है। चाइना इज पेट्रिफाइड विद दैट थॉट कि मुझे आकर देखो मत। सो इसी रीजन से इंडिया अमेरिका की प्रॉक्सिमिटी चाइना कभी बढ़ने को प्रेफर नहीं करता। उसको हमेशा ये लगता है कि इंडिया और अमेरिका अगर एंगेज कर रहे हैं तो अमेरिका इंडिया में आकर मुझे देख रहा है। दैट शुड नॉट हैपन। सो दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चाइना को ये चीज़ की रियलाइजेशन जब होगी कि उसके जितने इकोनॉमिक एसेट्स हैं, जितनी इकोनॉमिक प्रोमिनेंट इकोनॉमिक सिटीज़ हैं, इफ़ दे आर विद इन द रेंज ऑफ इंडियन मिसाइल्स, नॉट दैट वी आर गोइंग टू फायर देम, बट द फैक्ट दैट दे आर हैविंग दैट थॉट कि हमारी सिटीज़ इनके मिसाइल रेंज में है, इट विल गिव देम स्लीपलेस नाइट्स। सो चाइना को टैकल करने के लिए अगेन द क्वेश्चन इज वी हैव टू इकोनॉमिकली ग्रो, देयर इज नो अदर वे। Yeah. Okay. But still we can't catch up with them, not for the next 30 years. Yes, very tough. They have, yeah. जब आपने देखे वो पिक्चर्स, जब देखे आपने पुतिन और शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब ये तीनों साथ थे हाथ में हाथ डाल के लाफिंग अवे, व्हाट वाज योर थॉट इन योर माइंड कि ये जो है उधर चिढ़ाने के लिए, डीसी चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या फिर टू द होल वर्ल्ड गिविंग Both. कि ये ब्लॉक बन सकता है? See, both. Let's understand one thing कि अमेरिका always wants to create an issue between India China, Russia China, Russia India, Russia India China। क्योंकि अमेरिका को ये रहता है कि ये रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल या ट्राइंगल अगर कभी इकट्ठा हो गया तो देन द क्वेश्चन इज व्हाट विल आई डू। आज इस चीज़ को फिर समझिए, जब चाइना ये बात, जब हम चाइना को लेकर ये बात बोल रहे हैं कि चाइना ने हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, क्वेश्चन इज वेयर इज द प्रूफ? देयर इज नो प्रूफ। सेकेंडली, इफ यू आस्क प्रूफ, वो कहते हैं नहीं अमेरिकन सैटेलाइट ने बताया। इमेजिन दिस, एक अमेरिकन सैटेलाइट बता रही है। हमारे पास अपना सैटेलाइट आर्किटेक्चर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ये अमेरिकन प्रोपोगेंडा है कि आप अमेरिका की तरफ से इस प्रकार का नरेटिव चलाओ, कुछ सैटेलाइट इमेजेस फेक बना के निकाल दो और बोलो देखो ये गांव ऑक्यूपाई कर लिया एटसेट्रा। अब बॉर्डर दोनों देशों के बीच में है ही नहीं, वी डोंट हैव अ क्लियर कट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वी डोंट नो, दोनों के अपने अपने परसेप्चुअल एलएसीज हैं, मैप्स। हाँ, तो वी डोंट हैव अ फिक्स्ड मैप टुडे। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में उन्होंने एक गांव बना लिया या हमने उधर गांव बना लिया, तो इट्स अगेन डिबेटेबल, ठीक है, वो एक फ्रिक्शन पॉइंट है। बट द क्वेश्चन इज ये उस पर्टिकुलर इमेज को लेकर कहना कि देखो उन्होंने टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली, सो देयरफॉर आप हमसे वेपन खरीदो, दिस इज अमेरिकन स्ट्रेटेजी। वो ये नरेटिव क्रिएट करते हैं ताकि अमेरिकन वेपनरी बिके। अब इमेजिन अगर इंडिया चाइना एक साथ हो जाते हैं, लेट्स अज्यूम अ वेरी हाइपोथेटिकल सिनेरियो, इंडिया चाइना सिट डाउन टुगेदर एंड से कि लेट्स सॉल्व द बॉर्डर। अगर वो कहते हैं कि लेट्स सॉल्व द बॉर्डर, द फर्स्ट कंट्री दैट इज गोइंग टू हैव स्लीपलेस नाइट्स विल बी अमेरिका। क्योंकि अगर बॉर्डर सॉल्व हो गया तो इस पूरे पीसफुल बॉर्डर में इंडिया अमेरिका से कोई वेपनरी नहीं लेगा, और जब वेपनरी नहीं लेगा तो अमेरिका क्या करेगा यहाँ पे? तो ये रशिया चाइना के बीच में भी ये गेम ये हो ही नहीं सकता ना, वो अरुणाचल ले लेंगे, नहीं लेंगे। सी, आप अगर इंडिया चाइना हिस्ट्री को ना वो हमको एक्साइजन देंगे, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, आई मीन ठीक है टॉक्स चल रही हैं, बट आई डोंट सी इन माय लाइफ टाइम इट गेटिंग रिजॉल्व्ड। सी, चाइना हैज ऑलरेडी गिवन अस ऑफर ऑफ अ कंप्लीट सेटलमेंट ऑन द बॉर्डर ट्वाइस इन आवर हिस्ट्री। दे हैव ऑलरेडी ऑफर्ड। डेंग जियाओपिंग जब चाइना में था उसने पैकेज डील ऑफर करी थी। इनफैक्ट डेंग जियाओपिंग से पहले माओ ने भी नेहरू को पैकेज डील ऑफर करी थी। नेहरू वॉज लिविंग इन हिज ओन डिल्यूजनल वर्ल्ड, सो ही नेवर वांटेड टू एक्सेप्ट। राजीव गांधी नेवर गेव अ थॉट टू द डेंग जियाओपिंग्स डील। द फैक्ट दैट टुडे व्हेन वी से कि चाइना हैज नेवर टेकन अ स्टेप, इट्स रॉन्ग।
हिस्ट्री टेल्स अस द फैक्ट कि चाइना हैज ट्राइड इट ट्वाइस. डिड वी गिव इंपॉर्टेंस टू दैट? आंसर इज नो. सो बॉल लाइज इन आवर कोर्ट. टुडे आज अगर हम जाकर चाइना को बोलें कि यार आपने 2 बार हमारे को ऑफर किया था, लेट्स डिस्कस ऑन दैट. आई डाउट चाइना विल से नो. ये जो एसआर लेवल टॉक्स चल रही है, एसआर लेवल टॉक्स तो चलती रहेंगी, बट आप एसआर लेवल टॉक्स के मैकेनिज्म को यूज करो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए. आप चाइना को बोलो कि लेट्स हैव अ पैकेज डील, आपके डेंग जियाओपिंग वाली. उस पैकेज डील के बेसिस पे देखते हैं कि आप किस सेक्टर में क्या अकोमोडेशन करना चाहते हो. सो इफ चाइना इज विलिंग टू डू दैट, देन द क्वेश्चन इज द बॉर्डर इशू माइट गेट सॉल्व. अगर सॉल्व होता है, सो अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट विल अमेरिका डू? दे विल डू एवरीथिंग टू प्रिवेंट दिस टू हैपन. एवरीथिंग. क्योंकि उन्हीं के वहां पर बने हुए सारे लोग हैं और वो पाले हुए नैरेटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में जो ये चीज को होने नहीं एंड देंगे. दे विल देन aggravate the India Pakistan situation. Yeah, they will aggravate either India Pakistan उसके लिए situation. आसिम मुनीर बैठा हुआ है. आसिम मुनीर भी बैठा है और उसी के कई चचेरे हमारे यहाँ पर भी बैठे हैं. सो नॉट दैट कि वो नहीं करेंगे यहाँ पर. हाँ. क्योंकि कई लोगों को इंडिया में दर्द ज्यादा होता है जब पाकिस्तान में कुछ. What do you think Shahbaz Sharif went and not Asim Munir to SCO? नहीं, आसिम मुनीर डिड नॉट गो फॉर अ वेरी सिंपल रीजन दैट एससीओ इज अ पॉलिटिकल समिट. इट्स नॉट अ पॉलिटिको मिलिट्री समिट. पर वही है, करता धरता वही है. बट यही है कि शहबाज शरीफ को वहां भेज देने का कोई रैशनल नहीं है. बिकॉज वो जब सिर्फ एक तरीके का होता है कि प्रेजेंट मार्क करा के आ जाओ जाके, और कुछ नहीं है. नॉट दैट कि पाकिस्तान ने वहां पर कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है. बट एससीओ के डायनेमिक्स इसी तरीके से इंटरेस्टिंग है. बिकॉज चाइना ने 1996 में शंघाई 5 बनाया, अपने बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करे सेंट्रल एशिया से. रिजॉल्व करके उसने रिसोर्सेज के थ्रू अपना ग्रोथ शुरू करा. 2001 में अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने 9/11 का नाम लेके अफगानिस्तान में इन्वेड कर दिया. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर चाइना. चाइना को समझ आ गया ये मेरे पेरिफेरी में फिर से आ रहा है. इट गॉट पेट्रीफाइड. द मोमेंट यूएसए इन्वेडेड अफगानिस्तान, चाइना इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड दी शंघाई 5 टू एससीओ. और एससीओ में उसने क्या बोला? अब हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे. दिस इज वेयर इट हर्टेड द रशियंस. रशियन ने कहा यार तुम एससीओ में इकोनॉमी के लिए काम करने आओ, रिसोर्स लेने आओ, तब तक ठीक है. ये एरिया में मेरे बैकयार्ड में आके सिक्योरिटी नहीं देने का. और अगर सिक्योरिटी देने का है ना तो फिर वाइड स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी दो, फिर इंडिया को लेके आओ. और जब रशिया ने कहा ना इंडिया को लेके आओ, तो रशिया न्यू वेरी वेल एंड दे टोल्ड इंडिया ऑल्सो कि ये पाकिस्तान को लेके आएगा. एंड वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड बिकॉज वी न्यू. एंड इनफैक्ट रशिया ऑल्सो वांटेड दैट टू हैपन कि इंडिया एससीओ में जाए, पाकिस्तान को चाइना एससीओ में लेके आए और पूरा एससीओ इंडिया पाकिस्तान के इशू में डिसॉल्व हो जाए. तो वही जो अभी हमने बात करी कि एशियन नाटो बनाना चाह रहा था चाइना, वो कभी ड्रीम ही नहीं बन पाया. इनफैक्ट एससीओ का फ्यूचर आगे जाके वो एक अनदर सार्क बनने जा रहा है. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.